मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, जमीन को लेकर रोज नए समाचार आते हैं और 1 अप्रैल से तो जमीन के मामले में बहुत अंतर आने वाला है। और खासकर अगर आपको जमीन रजिस्ट्री करानी है, मकान रजिस्ट्री करानी है या फ्लैट लेना है, उस स्थिति में अ, यह वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है और यह जानना भी ज़रूरी है, चूँकि हो सकता है कि आपकी परेशानियों का हल भी निकले और यह भी पता चले कि आने वाले समय में जो परेशानी है उससे आप बच कैसे सकते हैं। तो मित्रों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जो नियम है वह इस तरह का है कि ले दही अलग, दे दही अलग। मतलब किसी दुकान पे अगर आप जाते हैं कुछ खरीदारी करने और कुछ बेचना भी हो, तो अगर बेचने के लिए बटखरा दूसरा हो और खरीदने के लिए बटखरा दूसरा है, तो उस स्थिति में न्याय नहीं मिलेगा और कहीं न कहीं सरकारी नियम इसी तरह के होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज बात करते हैं रजिस्ट्री को लेकर कि रजिस्ट्री में सरकार ने जो नया नियम शुरू करने जा रही है, जो अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, वह एक महत्वपूर्ण नियम है और मुझे लगता है कि उसकी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो फ्रॉड ज़मीन की खरीद-बिक्री में होता है, उससे कहीं न कहीं छुटकारा मिल सकेगा। हालाँकि भूमाफियाओं के लिए और जो ज़मीनी मामलों में गलत-सलत करके और धन कुबेर बनने की लालसा रखते हैं, उनके लिए यह झटका होगा। देखिए, है क्या कि ज़मीन, मकान या फ्लैट की रजिस्ट्री अब आप जानते हैं कि सारा कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है। और इस ऑनलाइन में एक नई चीज़ जोड़ी गई है और वो है फ़ोटो। मतलब जिस संपत्ति की खरीद-बिक्री आपको करनी है, चाहे वो मकान हो या ज़मीन हो या फ्लैट हो, तो उसका आपको फ़ोटो डालना पड़ेगा पोर्टल पर। मतलब निबंधन का जो पोर्टल है, उस पर आपको सैटेलाइट से खींचा हुआ फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा और उस सैटेलाइट फ़ोटो जो आप लेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पूरा लोकेशन दर्ज होता है। तो जब जैसे आप रजिस्ट्री कराने गए और निबंधन के पोर्टल पर आप सारी चीज़ें को लिख रहे हैं कि कौन खरीदने वाला है, कौन बेचने वाला है, उसका नाम, पता, अब तो आधार से भी उसको मिलान कराना है। ये सारी चीज़ें कर दिए, फिर ज़मीन का खाता, खेसरा, रकबा ये सारा कुछ डाल दिए। लेकिन जब तक सैटेलाइट का फ़ोटो आप उसमें नहीं डालिएगा, तब तक आपकी रजिस्ट्री के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब कि जब आप फ़ोटो डालिएगा, तभी आपकी रजिस्ट्री होगी या रजिस्ट्रार उसके बाद आपको समय देंगे, अवर निबंधक, जब आप जाके उसका रजिस्ट्री करा सकेंगे। लेकिन यहाँ एक मामला क्या है कि जैसे ही सैटेलाइट का फ़ोटो आप डालेंगे, उसमें पूरा लोकेशन होता है। अब होगा इससे लाभ क्या कि आप देखते होंगे कि ऐसे सैकड़ों केस हैं, जहाँ भूमाफिया एक ही ज़मीन को कई-कई लोगों को कई-कई बार बेच देते हैं। मतलब ज़मीन एक है और कई लोगों को बेच दिए और उसके बाद में लोग जब जानते हैं उस मामले को कि एक ही ज़मीन पर 3 आदमी खरीद चुका है, एक ही ज़मीन को 3 आदमी खरीद चुका है, तो होता क्या है, फिर आपस में झगड़ा, झंझट और जो ज़मीन बेचने वाला होता है भूमाफिया, वो अपनी दबंगई में पैसा दबा लेता है। ये सारी घटनाएँ होती हैं। तो इस पर अब रोक लगेगा, चूँकि फिर दोबारा अगर उस ज़मीन को वो बेचने जा रहा है और जैसे ही लोकेशन डालेगा, तो उस संपत्ति का फ़ोटो डालेगा, तो लोकेशन वगैरह से डिटेक्ट हो जाएगा कि ये ऑलरेडी ज़मीन बिक चुकी है। तो एक वो लाभ होगा और दूसरा जो लाभ होने वाला है वो ये, वैसे ही लोगों को जो सरकारी राजस्व को बचाने के लिए झूठ-सच करते हैं, उनको ये परेशानी होगी क्या? तो देखिए, होता क्या है कि आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं और उस ज़मीन में बज़ाब्ते एक मकान 2 रूम का कमरा बना हुआ है। लेकिन आप कागज़ात में दिखाते थे कि ये खाली भूमि है, खेती की भूमि है और उसी का शुल्क आप देकर रजिस्ट्री करा लेते थे। इस तरह की कई घटनाएँ, एक नहीं सैकड़ों और हज़ारों के रूप में इस तरह की घटनाएँ आपको मिलेंगी। अब होगा क्या कि जब आप फ़ोटो खींचिएगा, तो उसमें तो ऑलरेडी मकान दिखेगा।
तो वहाँ पे ये जो बंगलिंग होता था, ये जो घाल-मैल होता था, इस पर भी रोक लगेगी, तो ये एक अच्छी बात है, ये अच्छी एक पहल मानी जा सकती है। लेकिन अब एक दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, जो आपका जानना ज़रूरी है, वो ये कि आजकल आप ज़रा देखिएगा, कभी नज़र दौड़ाइएगा तो रजिस्ट्री ऑफ़िस पे अ, बड़ी तेज़ी से भीड़ लगी हुई है, लोग बड़ी तेज़ी से रजिस्ट्री करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि रजिस्ट्री का शुल्क माफ़ हुआ है या कोई रिबेट हुआ है, ऐसा नहीं है। वो इसलिए कि अप्रैल माह से रजिस्ट्री कराना, ज़मीन का, मकान का, फ्लैट का, किसी भी संपत्ति का रजिस्ट्री कराना, आज जो खर्च आप उस पर शुल्क दे रहे हैं, उससे 3 गुना से 4 गुना तक बढ़ सकता है। और इसी को लेकर ये भीड़ लगी हुई है। जो 2 महीना बाद, 4 महीना के बाद भी रजिस्ट्री कराने वाले थे, वो किसी तरह चाहते हैं कि एन-केन प्रकारेण कोई व्यवस्था करके ज़मीन की रजिस्ट्री हम अप्रैल के पहले मतलब मार्च तक में करा लें। कारण यह है कि सरकार एमबीआर का पुनरीक्षण करने जा रही है, मतलब ज़मीन का जो सरकारी वैल्यू होता है, मैक्सिमम रेट जो होता है, उसमें परिवर्तन करने जा रही है, उसका पुनरीक्षण करने जा रही है। मतलब कि जो निबंधन के लिए सरकारी मूल्य ज़मीन का निर्धारित किया जाता है, उसको एमबीआर कहते हैं और उसी का रिव्यू हो रहा है, पुनरीक्षण हो रहा है। तो होगा क्या कि मान लीजिए कि कोई ज़मीन अ, आप ही के ज़िले में कोई ज़मीन है, कोई ज़मीन नहीं, पूरी ज़मीन की बात मैं कर रहा हूँ। वो ज़मीन है जो सरकारी दर उसका दिखा रहा है कि वह 12,000 रुपये डिसमिल है। मतलब लगभग 80,000 रुपये कट्ठा है। लेकिन उसका मार्केट वैल्यू देखिएगा तो वो पता चलेगा कि 20 लाख रुपए कट्ठा है। तो मार्केट वैल्यू और सरकारी रेट जो है उसमें बहुत बड़ा एक अंतर था। तो सरकार इस पूरे एमबीआर पर, मतलब जो सरकारी मूल्य ज़मीन का है, उस पर उसका पुनरीक्षण कर रही है, उसका रिव्यू कर रही है। अब ज़मीन भी आप जानते हैं कि कई किस्म के होते हैं। व्यापारिक जो ज़मीन होता है वो अलग होता है, सड़क के किनारे का अलग रेट होता है, खेती का दूसरा रेट होता है, आवासीय का दूसरा रेट होता है, बंजर का दूसरा रेट होता है, कई तरह के रेट होते हैं और वहाँ घाल-मेल जो होता था वो ज़मीन के किस्म को भी लेकर होता था। तो अभी जो इसके पूर्व मैंने जो बताया कि फ़ोटो डालना होगा, उससे किस्म के में भी आप गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे। लेकिन यह जो एमवीआर का रेट बढ़ रहा है, इससे जो ज़मीन खरीदने वाले लोग हैं, उनके लिए भारी परेशानी होगी। परेशानी ये कि जेब पर जो बोझ पड़ रहा था रजिस्ट्री का, वो 3 गुना से 4 गुना तक बढ़ सकता है। कारण ये है कि जो कई ऐसे ज़िले हैं जिसमें अंतिम जो रिव्यू हुआ था, वो 2016 में हुआ था और अभी हम बात कर रहे हैं 2026 में। मतलब 10 वर्षों से सरकारी रेट जो तय हुआ था, वो वही बना हुआ था। जबकि बाज़ार रेट तो रोज़ बढ़ रहा है। उस स्थिति में बाज़ार रेट और सरकारी रेट में ज़मीन-आसमान का अंतर था। तो इससे सरकार को एक हानि ये थी कि सरकार जो रजिस्ट्री का मूल्य ले रही थी, वह वास्तविकता से बहुत कम था। ये बात सही है कि जो राजस्व संग्रहण होना चाहिए सरकार का निबंधन से, वो लगातार घटता जा रहा था, कम हो रहा था। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष ये है कि अब ज़मीन की खरीद-बिक्री का शुल्क बढ़ जाएगा। और इसको लेकर बाज़ाब्ता सरकार ने यह भी कहा कि एक तो राजस्व संग्रहण में जो लक्ष्य है उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात कि इसको लेकर भू-अर्जन से संबंधित मामले लगातार विवादित हो रहे थे। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी ज़मीन को सरकार ने लिया किसी एक योजना के लिए, कोई विकास कार्य हो रहा है उसके लिए सरकार ने ज़मीन लिया, तो वह जो ज़मीन का मूल्य का भुगतान करेगी उस ज़मीन मालिक को, किसान को या रैयत को जिससे ज़मीन लिया जा रहा है, तो वह तो सरकारी जो रेट है उस आधार पर करेगी और बाज़ार रेट उससे कई गुना ज़्यादा है। तो वहाँ पे किसान को, रैयत को ये समझ में आ रहा था कि मेरे साथ ये अन्याय कर रही है सरकार,
लेकिन यह नियम है तो नियम के तहत निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि रैयतों को इससे काफ़ी घाटा था। यह हुआ कागजी पक्ष कि चूँकि एमवीआर कम है और उस व्यक्ति का ज़मीन लिया जा रहा है, तो सरकारी दर से उस व्यक्ति को जो ज़मीन का मूल्य, जो भुगतान, जो भूअर्जन के बाद मुआवज़ा दिया जा रहा है, वो बहुत कम होता था और इसी को लेकर अधिकतर मामले न्यायालय में या प्राधिकार में चले जाते थे और भूअर्जन की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती रहती थी। क्योंकि जब कोर्ट में मामला जाएगा, प्राधिकार में जाएगा तो समय लगेगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन सरकार को भी जो जो फ़ॉर्मूला सरकार अपनाती है ले दही और दे दही का, इस ले दही और दे दही का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अगर आपको ज़रूरत है और आप किसी से कोई चीज़ माँग रहे हैं, तो वो आपसे ज़्यादा डिमांड करेगा और आप अपने से दे रहे हैं, तो उसका वैल्यू घट जाता है। वही स्थिति यहाँ भी है। लेकिन सरकार का फ़ॉर्मूला जो है, वह लेने का अलग है और देने का अलग है। यह स्पष्ट हो जाता है कुछ घटनाओं से। अब जैसे मान के चलिए कि जो भूअर्जन का नियम है उसमें ये है कि जब नोटिस दिया जाता है उस समय जो जमीन का रेट है वही रेट माना जाता है और उसी के आधार पर भुगतान किया जाता है। लेकिन हो क्या रहा है कि नोटिस आपने दिया और उसके बाद यह भूअर्जन की प्रक्रिया 10 वर्ष तक चलती रही, 20 वर्ष तक चलती रही और 10 वर्ष या 20 वर्ष या जितने समय के बाद रैयतों को भुगतान किया गया। अब बताइए कि आज जो रेट है, उस रेट का भुगतान आपको 10 वर्ष के बाद किया जाए, तो आप निश्चित रूप से कहेंगे जी अन्याय हो रहा है और ये अन्याय हो रहा है। यह जानी हुई बात है और अन्याय हो ही नहीं रहा है। ये बाज़ाब्ता एक सोची-समझी साजिश के तहत प्रशासनिक लोगों द्वारा किया जाता है। मैं स्पष्ट कह सकता हूँ चूँकि ऐसी एक नहीं कई घटनाएँ हैं। पिछले दिनों हमने जो वीडियो दिया उस पर बहुत से कमेंट आए। एक कमेंट के बारे में बताना चाहूँगा। औरंगाबाद के हमारे मित्र हैं राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह ने बताया कि भारत माला परियोजना के तहत वाराणसी से कोलकाता के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। यह जो निर्माण है इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है। ज़मीन के लिए भू-अर्जन किया जा रहा है और भू-अर्जन का नोटिस 2022 में तैयार किया गया। नोटिस 2022 में दिया गया और जब नोटिस दिया गया तो जो रेट लगाया गया ज़मीन का, जो ज़मीन लिया जा रहा है, अधिग्रहण किया जा रहा है, उसका जो दर निर्धारित किया गया, वो निर्धारित किया गया 2012 के एमवीआर से। मतलब हो सकता है 2012 के बाद वहाँ पे पुनरीक्षण का कार्य नहीं हुआ हो। जबकि नियम यह है कि अगर रैयत को ये लगता है कि ज़मीन की जो कीमत है वो सही नहीं मिल रही है, उस स्थिति में जो वर्तमान बाज़ाब्ता उसका नियम है कि उस वक़्त ज़मीन का क्या रेट है, मतलब 22 में अगर किया गया तो 22 में ज़मीन का वास्तविक मूल्य क्या था, उसका निर्धारण करके उस आधार पर देना चाहिए। लेकिन यहाँ घिसी-पिटी बात चल रही है कि पहला जो एमवीआर उसके पहले का था, जो हो सकता है 2012 का रहा हो, उसी के आधार पर ये पेमेंट दिया गया। अब बताइए 2012 के आधार पर अगर आज भी जबकि पेमेंट नहीं हुआ है, आज भी या पेमेंट इन किसानों को नहीं हुआ है, राजकुमार सिंह को भी नहीं हुआ है। अब आप अंदाज कीजिए कि 2012 के रेट में 2026 में मतलब 14 वर्ष के बाद अगर भुगतान किया जाएगा तो निश्चित रूप से किसान के साथ ये अन्याय हुआ, लेकिन यह अन्याय जानबूझकर किया जा रहा है। जबकि सरकारी नियमों में इस तरह का प्रावधान है कि उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन सरकार ने या प्रशासनिक जो तंत्र है, वह इतना सरदर्द क्यों ले? वो सीधे पुराने एमवीआर को उठाया और उसी के आधार पर भुगतान की बात कर दिया, उसी के आधार पर मूल्य निर्धारित कर दिया ज़मीन का। अब उस स्थिति में जो काश्तकार है, जो रैयत है, जिसकी ज़मीन ली जा रही है, वो हाय तौबा मचाए हुए है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह की स्थितियाँ जो है, वो लगातार बनी हुई है। दूसरी बात
कि मान लीजिए कि आज से जैसे इसी केस में अगर देख लें, तो 12 बरस पहले का एमवीआर तय किया गया। 12 बरस पहले जो ज़मीन खेती की रही होगी, हो सकता है कि आज के दिन में वहाँ पे आवासीय कॉलोनी बन गई हो। तो ज़मीन का किस्म भी बदल गया। तो ज़मीन का किस्म अगर बदल गया या हो सकता है कि उस समय वो खाली मैदान रहा हो, भीठ रहा हो, आज के दिन में दुफसला खेती हो रहा है। कहने का मतलब कि किस्म बदल गया, लेकिन उस समय जो एमवीआर में किस्म था, उसी के आधार पर जो रजिस्ट्री कराई थी लोगों ने या उस समय जो ज़मीन का किस्म तय किया गया था, उसी के आधार पर पेमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पे दोहरी मार किसानों को पड़ रही है। एक तो किस्म को कमतर दिखाया जा रहा है और दूसरी बात कि जो वास्तविक रेट है, उससे रेट बहुत कम दिया जा रहा है। ऐसे में यह बहुत बड़ी विडंबना है कि किसान मारा जा रहा है। सरकार कह रही है कि राजस्व संग्रहण कम हो रहा है, इसलिए हम एमवीआर को पुनरीक्षण कर रहे हैं, उसका रिव्यू कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, जिससे रजिस्ट्री का खर्च भी बढ़ेगा, जैसा मैंने पहले बताया। लेकिन यह अपने आय की बात तो हो रही है कि हमको किस तरह मेरा धन संग्रहण हो, मेरा राजस्व का संग्रहण हो, लेकिन जो कमतर करके किसानों की जमीन ली जा रही है भू-अर्जन में, उसको जो कम दिया जा रहा है, उसको लेकर कोई चिंता नहीं है। और यही जो दोहरी नीति है, सरकारी नीति, प्रशासनिक नीति, यह कहीं न कहीं विवादों को खड़ा करता है। तो मित्रों, इस पूरे विषय पर आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, आपका क्या मत है? ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे हमारे राजकुमार भाई ने बताया और मुझे लगा कि हाँ साहब, ये तो कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है और इस तरह का अन्याय एक आदमी के साथ नहीं है, क्योंकि लगातार सड़कें बन रही हैं, नए-नए रेल लाइन्स बन रहे हैं, नई-नई परियोजनाएँ आ रही हैं। तो स्वाभाविक है कि भू-अर्जन की प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से चल रही है और बहुत ज़मीन की ज़रूरत है। वैसे में हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, जो इससे पीड़ित हैं, लेकिन इसकी ओर नज़र नहीं है सरकार की। तो इन सारी चीज़ों पर भी विचार करना चाहिए। आपका क्या विचार है ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जैसा मैंने कहा विचार अपना ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशः आभार।